कैसे हो आप सब। आज मैं एक नया मानवा लेकर आ चुका हूं और बिना किसी डिले के चलते हैं सीधा स्टोरी में। स्टोरी की शुरुआत होती है यूनजू सिटी से, जहां हम एक बहुत ही लग्जूरियस ग्रैंड जिया हुआ होटल देखते हैं, जो कि एक सुपर 5 स्टार होटल है। तभी सीन शिफ्ट होता है होटल के एक रूम के अंदर, जहां बाथरूम में एक लड़की नहा रही होती है और इसी दौरान बेडरूम के अंदर एक आदमी खड़ा होता है जिसका नाम फैंग चाओ है। वहीं फैंग चाओ धीरे से उस लड़की की ड्रेस उठाता है और उसे बड़े ही क्रीपी तरीके से स्मेल करता है। उसके चेहरे पर एक ईविल स्माइल होती है और वो मनी मन कहता है, जिया याओ, इस बात मैं आखिर तुम्हें अपना बना ही लूंगा। अभी वो अपनी घटिया सोच में डूबा ही होता है कि तभी अचानक रूम के डोर पर बेल बजती है और बाहर से आवाज आती है, सर आपकी फूड डिलीवरी आ गई है। ये सुनकर फैंग चाओ थोड़ा इरिटेट होता है और डोर की तरफ बढ़ते हुए कहता है, आ रहा हूं। जैसे ही डोर खुलता है हम देखते हैं बाहर एक डिलीवरी बॉय खड़ा है और वही डिलीवरी बॉय हमारा मेन कैरेक्टर ये चैन होता है। ये चैन बड़े रिस्पेक्ट के साथ कहता है, सर आपकी फूड डिलीवरी। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसकी नजर रूम के अंदर चली जाती है। उसी पल बाथरूम का डोर खुलता है और जिया याओ टावल लपेटे हुए गीले बालों के साथ बाहर आती है। वो फैंग चाओ को देखकर कहती है, फैंग चाओ क्या तुमने मेरे क्लोथ्स लिए? लेकिन तभी उसकी नजर डोर पर खड़े ये चन पर पड़ती है और वो शॉक में फ्रीज हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ये चन के भी होश उड़ जाते हैं। उसका दिमाग सुन्न पड़ जाता है और शॉक के मारे उसके हाथ से फूड पैकेट फ्लोर पर गिर जाता है। ये देखकर फैंग चाओ गुस्से में चिल्लाता है, ओए बास्टर्ड। और इसी मोमेंट में जिया याओ ये चन को देखकर अचानक कह उठती है, हनी। ये सुनते ही फैंग चाओ कंफ्यूज हो जाता है, हनी। तभी फैंग चाओ को समझ आ जाता है कि ये डिलीवरी बॉय असल में कौन है। वो ये चन को ऊपर से नीचे तक घूरता है और एक मॉकिंग स्माइल के साथ कहता है, जिया याओ, तो तुम्हारा यूजलेस हस्बैंड एक फूड डिलीवरी वाला निकला। वो हंसते हुए अपनी किस्मत पर प्राउड फील करता है और मनी मन कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने वैंग जिया याओ के निकम्मे हस्बैंड से ऑर्डर किया। इसी वक्त ये चन का गुस्सा फाइनली फूट पड़ता है और वो सीधा जिया याओ की आंखों में देखते हुए अपने दिल का दर्द बयान करता है, वैंग जिया याओ, मैं तुम्हारे वैंग फैमिली में 3 साल तक रहा, दिन में 3 बार तुम्हारे फैमिली को खाना खिलाया। वो आगे कहता है, डॉग की गंदगी साफ की, कैट को खाना दिया। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये मुश्किल था, लेकिन कम से कम मैंने तुम्हारे साथ सही किया। उसकी आवाज और भारी हो जाती है जब वो कहता है, इन पिछले 3 सालों में तुमने मुझे अपना हाथ तक छूने नहीं दिया। इसी बात के साथ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां जिया याओ हमेशा ये चन को इग्नोर करती थी और कहती थी, मेरे करीब मत आना, जाकर फ्लोर पर सो जाओ। फ्लैशबैक से वापस आते ही ये चन गुस्से और दर्द में चिल्लाता है, मुझे हमेशा लगता था तुम प्रिंसिपल्स वाली वुमन हो, लेकिन आज तुम किसी और आदमी के साथ मजे कर रही हो। वो आंखों में आंसू लिए पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन जिया याओ के चेहरे पर जरा सी भी शर्म नहीं होती और वो ठंडे टोन में कहती है, क्यों? क्योंकि मेरा हस्बैंड सिर्फ एक ऑर्डिनरी फूड डिलीवरी वाला है। वो प्राउडली फैंग चाओ की तरफ इशारा करती है और कहती है, क्या तुम जानते हो ये कौन है? इन्वेस्टमेंट फर्म के सीईओ फैंग चाओ, फैंग फैमिली के यंग मास्टर, यूनजू की फर्स्ट क्लास फैमिली जिनकी एसेट्स करोड़ों में है। फिर वो ये चन को गंदी नजरों से देखकर कहती है, सिर्फ इनके जैसे आदमी ही मेरे लायक है, तुम जैसे पुअर लोग नहीं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए फैंग चाओ जिया याओ के शोल्डर पे हाथ रखता है और एरोगेंट टोन में ये चन से कहता है, ये देखते हुए कि तुम जिया याओ के हस्बैंड हो, मैं कोई कंप्लेंट फाइल नहीं करूंगा, समझ लो खाना डॉग्स को खिला दिया। फिर वो और इंसल्ट करते हुए कहता है, अगर तुम यहीं नीज पर बैठकर माफी मांगो तो मैं तुम्हें 5 स्टार रेटिंग दे दूंगा। ये सुनकर ये चन मनी मन कहता है, तुम दोनों कितने शेमलेस हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम रिच हो। और इसी मोमेंट पर फैंग चाओ जिया याओ के और करीब आते हुए कहता है, जिया उसकी चिंता मत करो, हम दोनों। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही ये चन आगे बढ़ता है और पूरी ताकत से फैंग चाओ का गला पकड़ लेता है और चिल्लाता है, रुक जा एनिमल कहीं के। फैंग चाओ का सांस घुटने लगता है और वो पेन में करहा उठता है, आह दर्द हो रहा है, छोड़ मुझे। ये देखकर जिया याओ उल्टा ये चन पर चिल्लाने लगती है, ये चन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन पर हाथ उठाने की? और आगे धमकी देते हुए कहती है, अगर अभी बाहर नहीं निकले तो मैं सिक्योरिटी बुला लूंगी। इसी पल ये चन अपनी वाइफ को उस आदमी को बचाते हुए देखकर अंदर से टूट जाता है। वो फैंग चाओ को छोड़ देता है और सिर्फ एक नाम बोल पाता है, वैंग जिया याओ। तभी ये चन को अपना पास्ट याद आता है जहां फ्लैशबैक में उसके ग्रैंडफादर कहते हैं, ये वही फियांसे है जो मैंने तुम्हारे लिए चूज की है। ये चन मनी मन सोचता है, जब मैंने उसे पहली बार देखा था मुझे लगा था मैं उसके साथ एक खुश जिंदगी बिताऊंगा, लेकिन प्रेजेंट में लौटकर वो सोचता है वो सब सिर्फ मेरी विशफुल थिंकिंग थी। जाते जाते वो जिया याओ को एक लास्ट वार्निंग देता है, वैंग जिया याओ, मैं होप करता हूं एक दिन तुम्हें इस बात का रिग्रेट ना हो। और वो मुड़कर वहां से निकल जाता है। उसके जाते ही जिया याओ चीख कर कहती है, रिग्रेट? मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट तुम जैसे यूजलेस हस्बैंड का होना है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम बाहर आते हैं जहां ये चन अपनी स्कूटी पर बैठता है और तभी उसका फोन बजता है। वो फोन उठाता है और भारी आवाज में कहता है, हेलो तुआन तुआन डिलीवरी। और फोन के दूसरी तरफ से एक ओल्ड मैन की शांत लेकिन रिस्पेक्टेबल आवाज आती है जो कहता है, थर्ड यंग मास्टर, वोंग फैमिली के लिए घर जमाई के रूप में आपका 3 इयर्स का कैरेक्टर ट्रायल आज ऑफिशियली खत्म होता है। ये सुनते ये चंद थोड़ा सा चुप हो जाता है और ओल्ड मैन आगे बोलता है, अगला ट्रायल एक बिजनेस ट्रायल है।
ओल्ड मास्टर ने पहले ही हुआ शेंग ग्रुप को एक्वायर कर लिया है और आपको उसका चेयरमैन बनाने का अरेंजमेंट भी हो चुका है। और इसी मोमेंट पर क्लियर हो जाता है कि ये चेन कोई ऑर्डिनरी डिलीवरी बॉय नहीं बल्कि एक बिलियनियर हेयर था जो सिर्फ एक टेस्ट से गुजर रहा था। ये चेन के फेस के एक्सप्रेशंस धीरे धीरे चेंज होते हैं, उसका गुस्सा शांत हो जाता है और वो काम टोन में कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। इतना कहने के बाद ओल्ड मैन थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पूछता है, ओल्ड मास्टर ये भी जानना चाहते हैं कि आप यंग मैडम के साथ कैसे रह रहे हैं। क्या हमें उन्हें फॉर्मली ये फैमिली में एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और एयर्स में से एक बनाना चाहिए? ये सुनते ये चैन का चेहरा सख्त हो जाता है और बिना सोचे वो तुरंत जवाब देता है, कोई जरूरत नहीं है, वो इस वर्थ नहीं है। और इतना कहकर वो फोन कट कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रात के 8 बजे युनजाओ के सिन चैंग रेजिडेंशियल कम्युनिटी में, जहां हम एक तरफ जिया याओ को देखते हैं और दूसरी तरफ ये चैन को, जो अपना लगेज पैक कर रहा होता है। तभी जिया याओ वहां आ जाती है और ठंडे और सार्कास्टिक टोन में कहती है, क्या तुम घर से भागने की सोच रहे हो? क्या ये सच में वर्थ इट है इतनी छोटी सी बात के लिए? उसकी बात सुनकर ये चैन रुक जाता है और उससे सीधा सवाल करता है, तुम्हें लगता है चीटिंग सिर्फ एक छोटी सी बात है? ये चैन के इस सवाल पर जिया याओ को जरा भी शर्म महसूस नहीं होती, बल्कि वो और ज्यादा एटीट्यूड दिखाते हुए कहती है, तो क्या हुआ? क्या तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुमसे सॉरी मांगू? फिर वो एहसान जताते हुए आगे बोलती है, तुम हमारा खाना खाते हो, हमारा पानी पीते हो और हमारे घर में रहते हो। भले ही मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया हो, तुम्हें वो टॉलरेट करना ही पड़ेगा। इतनी शेमलेस बातें सुनकर ये चैन का पेशेंस फाइनली टूट जाता है और वो गुस्से में चिल्लाता है, वांग जिया याओ, मैंने तुम्हारे वांग फैमिली को 3 साल तक टॉलरेट किया है। तुम्हारे मॉम डैड ने मुझे अनगिनत बार पब्लिकली इंसल्ट किया और मारा है और मैंने एक बार भी पलटकर जवाब नहीं दिया। उसकी आवाज में सालों से दबा हुआ गुस्सा बाहर आ जाता है जब वो कहता है, तुम्हारे अंकल और उनके बच्चों ने मुझे बुली किया और तुम सब ने ऐसे एक्ट किया जैसे कुछ देखा ही ना हो। तुमने मुझे कभी तुम्हें टच भी नहीं करने दिया और मैंने उसकी भी रिस्पेक्ट की। और वो आगे बोलता है, वो इसलिए था क्योंकि मैं तुम्हारी केयर करता था, लेकिन आज से मैं ये सब और टॉलरेट नहीं करना चाहता। फिर अपना फैसला साफ शब्दों में सुनाते हुए ये चैन कहता है, वांग जिया याओ, चलो डिवोर्स लेते हैं। डिवोर्स का नाम सुनते ही जिया याओ शॉक हो जाती है और गुस्से में चिल्लाती है, ये चैन, तुम्हारी मुझसे डिवोर्स मांगने की हिम्मत कैसे हुई? और फिर वो उसे डराने और नीचा दिखाने की कोशिश करते हुए कहती है, अगर तुम इतने यूजलेस नहीं होते तो मैं क्यों? और हाँ, मत कहना मैंने तुम्हें वॉर्न नहीं किया। डिवोर्स के बाद ना तो तुम कई 100 स्क्वायर मीटर्स के लग्जरी अपार्टमेंट में रह पाओगे और ना ही ऑडी चला पाओगे। उसकी ये धमकी सुनकर ये चेन एक ठंडी और सार्कास्टिक हंसी हंसता है और कहता है, "हा, एक लग्जरी अपार्टमेंट, एक ऑडी, मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं है।" ये चेन का ये काम और इनडिफरेंट एटीट्यूड देखकर जिया राव की ईगो बुरी तरह हर्ट हो जाती है और वो चिढ़ते हुए बोलती है, मेरे वैंग फैमिली कम से कम युनजो में एक नियर फर्स्ट क्लास फैमिली है जिनकी एसेट्स बिलियंस में है। तुम्हारे जैसे पुअर लड़के का मेरे हस्बैंड होना ही पूरी तरह अनवर्दी है। और गुस्से में वो और तेज चिल्लाती है, ठीक है, डिवोर्स। मुझे नहीं पता ग्रैंडपा उस वक्त क्या सोच रहे थे जब मेरी शादी तुम्हारे जैसे लूजर से करवा दी। ये चेन बिना एक सेकंड वेस्ट किए सीधा कहता है, तो कल सुबह सिविल अफेयर्स ब्यूरो चलते हैं और डिवोर्स ले लेते हैं। लेकिन तभी जिया याओ थोड़ा रुककर बोलती है, कल नहीं हो पाएगा। कल मेरी ग्रैंडमा का 80th बर्थडे है और पूरी फैमिली को सुबह 10 बजे से पहले उनके घर पर गैदर होना है। फिर वो बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, और ये डिसीजन पिछली जनरेशन ने लिया था, मुझे पहले अपनी फैमिली के साथ इस पर डिस्कस करना पड़ेगा। ये सुनकर येचिन सिर्फ इतना कहता है, तो जितनी जल्दी हो सके अपनी फैमिली को एक्सप्लेन कर देना, मैं तुम्हारे कॉल का वेट करूंगा। ये कहकर वो अपना बैग उठाता है और बिना पीछे देखे निकलने लगता है। पीछे से जिया याओ पागलों की तरह चिल्लाती है, बैस्टर्ड, लूजर, तुम मुझे डिवोर्स देकर पक्का रिग्रेट करोगे। बस कुछ ही दिनों में तुम रेंगते हुए वापस आओगे और मुझसे भीख मांगोगे। लेकिन ये चेन उसकी बातों को कंप्लीटली इग्नोर करके घर से बाहर निकल जाता है, जहां तेज बारिश हो रही होती है। वो बारिश में खड़ा होता है कि तभी उसका फोन बजता है। वो कॉल उठाता और कहता है, हेलो। और दूसरी तरफ से वही ओल्ड मैन बोलता है, यंग मास्टर, कार कॉर्नर के पास आपका वेट कर रही है। ये सुनते ही ये चेन मुड़कर देखता और वहां एक नहीं बल्कि ब्लैक रोल्स रॉयस का पूरा कॉन्वॉय खड़ा होता है। हर गाड़ी के पास ब्लैक सूट में बॉडीगार्ड्स खड़े होते हैं, जो ये चेन को देखते ही एक साथ झुककर जोर से बोलते हैं, यंग मास्टर। बारिश और तेज हो जाती है तो एक बॉडीगार्ड आगे बढ़कर अम्ब्रेला ऑफर करता है, यंग मास्टर, अम्ब्रेला। लेकिन ये चेन उसे मना कर देता है और कहता है, कोई जरूरत नहीं, रेन मेरा माइंड क्लियर करने में मदद करती है। तभी दूसरा बॉडीगार्ड आगे बढ़कर ये चेन के शोल्डर्स पर एक महंगा कोट डाल देता है और जैसे ही वो कोट पहनता है उसका पूरा ऑरा बदल जाता है। फिर वो हैवी वॉइस में सिर्फ एक ऑर्डर देता है, चलो। और जैसे ही कॉन्वॉय मूव करता है, आसपास खड़े लोग ये सीन देखकर शॉक हो जाते हैं। क्राउड में से आवाजें आती हैं, वाओ, रोल्स रॉयस। और कोई और चिल्लाता है, ये सब रोल्स रॉयस हैं, ये क्या हो रहा है? ऊपर अपार्टमेंट की विंडो से जिया याओ भी ये शोर सुनती है और नीचे झांक कर देखती है। वो कंफ्यूज होकर खुद से सोचती है, इतनी सारी रोल्स रॉयस यहाँ से क्यों जा रही हैं? क्या कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंसान यहाँ आया था? उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वो इंपॉर्टेंट इंसान वही था जिसे उसने अभी घर से निकाला है। इसी के साथ हमें ये फैमिली के बारे में बताया जाता है कि दुनिया सिर्फ रॉथस्चिल्ड्स, डुपॉन्ट्स और मॉर्गन्स जैसी मिस्टीरियस फैमिलीज को जानती है, लेकिन सबसे मिस्टीरियस फैमिली असल में ये फैमिली है, जिनके एसेट्स 100 बिलियन से ज्यादा हैं, फिर भी वो बेहद लो की रहते हैं
और तुम रिच लोगों की लिस्ट में उनका नाम भी नहीं ढूंढ पाओगे। सीन चेंज होता है और ये चेन एक हेलीकॉप्टर के पास पहुंच चुका होता है जहां एक बॉडीगार्ड रिस्पेक्ट के साथ कहता है, यंग मास्टर इस तरफ। और यही हमें बताया जाता है कि ये फैमिली अपने एयर्स को कैसे प्रिपेयर करती है, जहां नेक्स्ट जनरेशन के कैंडिडेट्स 3 साल की एज से ही स्क्रीनिंग और ट्रायल से गुजरते हैं। 5 साल की एज में मार्शल आर्ट्स, पियानो और वायलिन एक साथ सीखते हैं और 18 ईयर्स तक वो पहले ही अमेरिकन यूनिवर्सिटी का 4 ईयर्स का बिजनेस स्कूल करिकुलम कंप्लीट कर चुके होते हैं। लेकिन सिर्फ स्टडीज ही नहीं, बल्कि कैरेक्टर को मोल्ड करने के लिए फैमिली एल्डर्स उन्हें स्पेशल टेस्ट देते हैं। इसी बात पर ये चेन को याद आता है वो दिन जब 3 साल पहले ये फैमिली एस्टेट में उसके ग्रैंडपा ने उसे ऑर्डर दिया था, ये चेन, मैं तुम्हारी मैरिज वैंग फैमिली में युंजो की एक सेकंड क्लास फैमिली के साथ एक कॉमन मैन के रूप में अरेंज कर रहा हूं। तुम अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करोगे और इस टेस्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करोगे। जिसके जवाब में ये चेन ने कहा था, हाँ ग्रैंडपा, मैं समझ गया। प्रेजेंट में वापस आते हुए ये चेन हेलीकॉप्टर में बैठा सोचता है, उस वक्त मैंने अपनी मर्जी से ये ट्रायल एक्सेप्ट किया था, लेकिन अब वो सब खत्म हो चुका है। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर एक पैलेस जैसे मैंशन पर लैंड करता है। गार्ड्स उसे ग्रीट करते हैं, यंग मास्टर वेलकम बैक। और इस तरह ये चेन अपने रियल घर और अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ वापस आ चुका होता है। वो मैंशन की तरफ देखकर मनी मन कहता है, मैं ये चेन वापस आ चुका हूं। सीन फिर शिफ्ट होता है अगले दिन सुबह 10 बजे यूंजो सीसान विला एरिया में, जहां वैंग फैमिली की ओल्ड मैडम का बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा होता है और सब लोग उन्हें विश कर रहे होते हैं, ग्रैंडमा हैप्पी बर्थडे और मॉम आप 200 साल जिए। तभी क्राउड में से कोई जियायाओ से पूछता है, अरे वो लूजर ये चेन नहीं आया? जियायाओ थोड़ा हेजिटेट करके कहती है, वो शायद काम पर गया है। ये सुनते ही वैंग शाओजी और वैंग वायान हंसकर बोलते हैं, काम, खाना डिलीवर करना। और वैंग शाओजी गुस्से में कहते हैं, वो हमारी वैंग फैमिली के लिए एक धब्बा है। एक बार मेरी मसराटी से टकरा गया था और मेरी हिम्मत नहीं हुई फ्रेंड्स को बताने की वो हमारा रिलेटिव है। ये सब सुनकर ओल्ड मैडम वैंग भड़क उठती हैं और ऑर्डर देती हैं, उसे अभी के अभी यहां बुलाओ, उसमें बिल्कुल मैनर्स नहीं है। ग्रैंडमा का गुस्सा देखकर जियायाओ पैनिक में कहती है, ग्रैंडमा आज वो इसलिए नहीं आया क्योंकि हम डिवोर्स लेने वाले हैं। ये सुनते ही ग्रैंडमा शॉक में चिल्लाती हैं, क्या डिवोर्स? तुम्हें डिवोर्स लेने की परमिशन किसने दी? क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हारी शादी तुम्हारे लेट ग्रैंडफादर ने अरेंज करवाई थी? इस पर जियायाओ तुरंत रोने का ड्रामा शुरू कर देती है, घुटनों पर गिर जाती है और कहती है, ग्रैंडमा मैं ग्रैंडपा की लास्ट विश के अगेंस्ट जाने की हिम्मत नहीं कर सकती, लेकिन ये चेन उसने लिमिट क्रॉस कर दी है। उसका बाहर किसी और वुमन के साथ अफेयर चल रहा है। और साथ ही वो अपने मन में सोचती है कि फैमिली को ये कभी नहीं पता चलना चाहिए कि पहले चीटिंग उसने खुद की थी। अगर लिव इन सन इन लॉ ये चेन उसे छोड़ना चाहता है तो गेम पलट देना ही बेहतर है। जियायाओ की ये बात सुनते ही ग्रैंडमा और ज्यादा भड़क जाती हैं और गुस्से में कहती हैं, क्या वो एनिमल? 3 साल तक हमने उसे रहने के लिए मैंशन दिया, चलाने के लिए लग्जरी कार्स दी और फिर भी वो तुम्हारे लिए लॉयल नहीं रह सका और दूसरी औरतों के पास चला गया। तभी वांग शाओजी बीच में बोल पड़ता है, जियायाओ बुरा मत मानना कि तुम्हारा एल्डर ब्रदर ये कह रहा है, लेकिन इसमें थोड़ी गलती तुम्हारी भी है। 3 साल हो गए तुम्हारी शादी को, लेकिन तुमने उसे कभी खुद को टच भी नहीं करने दिया। कोई सरप्राइज नहीं है कि ये चेन दूसरी विमेन ढूंढ रहा हो। या फिर तुम अपनी प्योरिटी इसलिए बचा रही थी ताकि उसे डिवोर्स देकर कोई नया रिच हस्बैंड ढूंढ सको। उस इडियट को तो ये समझ भी नहीं आया होगा। लेकिन ग्रैंडमा का गुस्सा कम होने के बजाय और बढ़ जाता है और वो सख्त आवाज में कहती हैं, चाहे जियायाओ ने कुछ भी किया हो, फिर भी ये चेन को दूसरी औरत ढूंढने का कोई राइट नहीं है। उस एनिमल को अभी के अभी यहां बुलाओ, मैं आज उसे हमारी फैमिली का जस्टिस दिखाऊंगी। ग्रैंडमा का ऑर्डर सुनते ही जियायाओ डरते हुए हाँ हाँ कहती है और तुरंत फोन मिलाती है। कॉल कनेक्ट होते ही ये चेन दूसरी तरफ से पूछता है, क्या बात है? और जियायाओ अकड़ के कहती है, ग्रैंडमा तुम्हें यहां बुलाना चाहती हैं। लेकिन ये चेन बिना सोचे सीधा जवाब देता है, नहीं आ रहा, और इतना कहकर फोन कट कर देता है। ये देखकर जियायाओ गुस्से से भर जाती है और मन ही मन सोचती है, इसने मेरे फेस पर फोन कट करने की हिम्मत कैसे की? फिर वो ग्रैंडमा को बताती है, वो नहीं आ रहा। ये सुनते ही ग्रैंडमा का टेम्पर पूरी तरह से हाई हो जाता है और वो गुस्से में कहती हैं, एक घर जमाई की औकात डॉग से ज्यादा नहीं होती और फिर भी इतनी हिम्मत की टैंट्रम्स दिखाए। शाओजी तुम जाओ और उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। शाओजी खुश होते हुए कहता है, ठीक है, और मन में सोचता है कि ये चेन को फिर से पीटने का परफेक्ट मौका है। ये कहकर वो वहां से निकल जाता है। शाओजी के जाने के बाद ग्रैंडमा सब लोगों को एड्रेस करती हैं और कहती हैं, मैंने आज सबको जल्दी इसलिए बुलाया है क्योंकि कल ही हुआ शिंग ग्रुप में एक नया चेयरमैन आया है। किसी को नहीं पता वो कौन है और कहां से आया है। फिर वो समझाती हैं, अभी हम 70 मिलियन की एक फाइनेंसिंग डील नेगोशिएट कर रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अभी तक साइन नहीं हुआ है। तुम सब जानते हो कि हमारी डिंगचिंग रियल एस्टेट हमेशा हुआ शिंग ग्रुप के साथ कोलैबोरेट करती आई है, इसलिए हुआ शिंग ग्रुप के नए चेयरमैन के साथ अच्छे रिलेशंस बनाना हमारी वांग फैमिली के फ्यूचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है जहां हम ये चेन को देखते हैं और उसका बॉडीगार्ड थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, यंग मास्टर आप अभी भी कुरियर के कपड़े क्यों पहने हुए हैं? इस पर ये चेन शांत टोन में जवाब देता है, आज कुरियर के तौर पर मेरे कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट डे है। मैंने जो शुरू किया था उसे खत्म करना चाहता हूं। और मन ही मन सोचता है कि अभी अपनी आइडेंटिटी बताने का वक्त नहीं आया। दुश्मन को खुले में देखना ज्यादा ईजी होता है जब मैं अंधेरे में रहूं। तभी अचानक उसका फोन बजता है और वहीं हम वांग शाओजी को अपनी कार में ये चेन को लेने आता हुआ कॉल पर बोलता है, हेलो ये चेन, मैं वांग शाओजी बोल रहा हूँ, कहाँ हो तुम?
चलो बात करते हैं। और ये चेन बिना डरे कामली जवाब देता है, मैं लुवियान रेजिडेंशियल कम्युनिटी में खाना डिलीवर कर रहा हूँ। वांग शाओजी एक ठंडी हंसी के साथ कहता है, ओ मैं बस अभी वहां आ रहा हूँ, मेरा वेट करना। और कुछ ही देर बाद शाओजी अपनी कार को फुल स्पीड में लाता है, ये चेन के पास आकर जोर से ब्रेक्स मारता है, फिर कार का ग्लास नीचे करके एटीट्यूड के साथ कहता है, गाड़ी में बैठो, ग्रैंडमा तुमसे मिलना चाहती हैं। ये सुनते ही ये चेन बिना रुके सीधा जवाब देता है, भले ही तुम्हारी ग्रैंडमा वांग जिया याओ के लिए बैक करें, कोई फायदा नहीं है, मैं ये डिवोर्स लेकर ही रहूंगा। ये चेन की बात सुनते ही शाओजी भड़क उठता है और गुस्से में चिल्लाता है, क्या तुम पागल हो गए हो? मेरी ग्रैंडमा तुमसे बैक करेंगी? वो तुम्हें फैमिली जस्टिस देना चाहती हैं। इस पर ये चेन कामली पूछता है, फैमिली जस्टिस किस बेसिस पर? ये सवाल सुनते ही शाओजी और भड़क जाता है और उंगली उठाकर ब्लेम लगाता है, किस बेसिस पर? तुमने बाहर एक फकिंग वुमन ढूंढी है, चाहे जो भी हो, वांग जिया याओ अभी भी वांग फैमिली की मेंबर है, तुमने वांग फैमिली के साथ गलत किया है, इसलिए तुम मरने के लायक हो। ये सुनते ही ये चंद धीरे से अपना हेलमेट उतारता है और सरप्राइज के साथ पूछता है, मैंने बाहर वुमन ढूंढी है, क्या वांग जिया याओ ने ये कहा? और अगले ही पल वो अपनी हंसी रोक नहीं पाता और जोर से हंसता है, फफ। उसकी हंसी देखकर शाओजी चिढ़कर पूछता है, तुम हंस क्यों रहे हो? तभी ये चन का फेस एकदम सीरियस हो जाता है और वो मन ही मन गुस्से में कहता है, वांग जिया याओ, वो शेमलेस औरत, लोगों को बुली करने की भी एक लिमिट होती है। ये चन के इस बदलते हुए ऑरा को देखकर शाओजी के दिल में थोड़ा सा डर पैदा हो जाता है और वो मन ही मन सोचता है, ये क्या हो रहा है? ये चन का एक्सप्रेशन सडनली इतना स्कैरी क्यों हो गया, जैसे कोई सुपीरियर सबको नीचे देख रहा हो। लेकिन फिर वो खुद को समझाता है, नहीं, मैं पक्का गलत देख रहा हूं, इस यूजलेस ट्रैश के पास ऐसी ऑरा कैसे हो सकती है? और फिर वो अपना एटीट्यूड वापस लाते हुए ऑर्डर देता है, ट्रैश, जल्दी कार में बैठो, पहले होटल के एंट्रेंस पर जाकर नीज पर बैठना, बर्थडे बैंक्वेट खत्म होने के बाद अपनी पनिशमेंट एक्सेप्ट करना और फिर डिवोर्स के लिए ग्रैंडमा के इंस्ट्रक्शन सुनना। शाओजी की बकवास सुनते ही येचन सीधा मना कर देता है, मैंने कहा मैं नहीं जा रहा। ये सुनते ही शाओजी कार का डोर खोलकर बाहर निकलता है और थ्रेटन करता है, लगता है तुम्हारी स्किन में फिर से इचिंग हो रही है। और वो येचन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, मैं मारूंगा। लेकिन उसके हाथ उठने से पहले ही येचन घूमकर एक जोरदार किक उसके फेस पर मारता है, जिससे शाओजी पेन में चिल्लाता है, आह, और गुस्से में बोलता है, तुम ट्रैश, तुमने वापस फाइट करने की हिम्मत की। इतना कहकर वो अपनी पॉकेट से एक नाइफ निकाल लेता है और चीखता है, मैं ग्रैंडमा के लिए फैमिली जस्टिस एग्जीक्यूट करूंगा, मैं तुम्हें काट कर मार दूंगा। और ये कहते ही वो नाइफ से तेज अटैक्स करने लगता है, स्विश स्विश स्विश। लेकिन येचन बड़ी आसानी से उसके सब अटैक्स डॉज करता है और एक प्रिसाइज हिट से उसके हाथ पर मारकर नाइफ गिरा देता है। इसके तुरंत बाद येचन उस पर पंचेस की बारिश कर देता है और शाओजी के फेस को बुरी तरह पीट देता है। कुछ ही सेकंड्स में शाओजी जमीन पर गिर जाता है और दर्द से चिल्लाता है, आओ आओ। शाओजी की हालत खराब करने के बाद येचन ठंडे टोन में वार्निंग देता है, वापस जाओ और वांग फैमिली को बता देना, मैं अब उनका डॉग नहीं हूं जो बुलाने पर आए और हाथ हिलाने पर चला जाए। जब तक मैं खुद न चाहूं कोई मुझे ऑर्डर नहीं दे सकता। जमीन पर पड़े शाओजी गुस्से में चिल्लाता है, तुम लिव इन सन इन लॉ, बस रुक जाओ। सीन शिफ्ट होता है और हम वान हाउ होटल का नज़ारा देखते हैं। वहाँ ओल्ड मैडम वैंग वेट कर रही होती हैं और तभी यहाँ पे साओजिए भी आ जाता है और ये देखकर वो हैप्पी होते हुए कहती हैं, साओजिए हमेशा की तरह एफिशिएंट है। लेकिन तभी साओजिए कार से लड़खड़ाते हुए बाहर निकलता है और रोता है, ग्रैंडमा। साओजिए का सूजा हुए फेस देखकर ग्रैंडमा शॉक हो जाती हैं और पूछती हैं, मेरे अच्छे ग्रैंडसन, तुम्हें इस तरह किसने मारा, किसने तुम्हें हिट किया? साओजिए रोते हुए कंप्लेन करता है, ग्रैंडमा, वो वांग जिया याओ का यूजलेस हस्बैंड था जिसने मुझे मारा। ये सुनते ही पास खड़े साओजिए के डैड वांग जीचियांग एंगर से रेड हो जाते हैं और कहते हैं, क्या उस यूजलेस चीज ने तुम्हें हर्ट करने की हिम्मत की? मैं उसे डेड चाहता हूं। तभी इधर साओजिए रिक्वेस्ट करता है, पुलिस को बुलाएं ग्रैंडमा। इस पर ग्रैंडमा मना करते हुए समझाती हैं, ये एक फैमिली मैटर है, टेंशन मत लो, मैं पक्का उसे वो पनिशमेंट दिलवाऊंगी जो वो डिजर्व करता है। ऐसी शेमफुल बात पुलिस को बुलाने से न्यूज इजीली फैल जाएगी। फिर ग्रैंडमा जीचियांग की तरफ मुड़ती हैं और ऑर्डर देती हैं, जीचियांग, मुझे पता है तुम अंडरवर्ल्ड में कुछ फ्रेंड्स को जानते हो, उन्हें उस एनिमल को एक हार्ड लेसन सिखाने दो और उसे वापस मेरे पास लाओ। जीचियांग तुरंत मान जाता है और कहता है, जी। हाफ आवर बीत जाता है और सीन हुआयान रेजिडेंशियल कम्युनिटी में शिफ्ट होता है। वहां ये चैन चल रहा होता है। तभी दो बड़े गूंज उसका रास्ता रोक लेते हैं और पूछते हैं, ये चैन है ना, हमारे साथ चलो। उन्हें देखकर ये चैन समझ जाता है और कहता है, फिर से वांग फैमिली ने भेजा है, राइट? आज फूड डिलीवर करने का मेरा लास्ट डे है, मैं कहीं नहीं जा रहा। उसकी बात सुनकर गून एंगर में कहता है, तुम टोस्ट रिफ्यूज कर रहे हो सिर्फ फॉफिट पीने के लिए? पहले इसके हैंड्स तोड़ दो, फिर हम बात करेंगे। और वो दोनों उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन अगले ही पल वहां से सिर्फ चीखने की आवाजें आती हैं, आ आऊ। और उस सभी को पीटने के बाद ये चन अपनी डिलीवरी बैग चेक करता है और रिलीफ की सांस लेते हुए कहता है, लकीली काम अफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन तभी उनमें से एक गून हिम्मत करके पीछे से अटैक करने के लिए उठता है और चिल्लाता है, रुक।
ये सुनते ही ये चन बिना पीछे मुड़े बस एक जोरदार बैकहैंड पंच मारता है, जिससे वो गूंद हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरता है और वहीं ढेर हो जाता है। ये चन वापस अपना बैग चेक करता है और कहता है, लकीली टेकआउट ठीक है। इसके बाद वो अपनी स्कूटर पर बैठता है और अगले डेस्टिनेशन की तरफ निकलते हुए कहता है, बस एक लास्ट ऑर्डर बचा है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है वानहाउ होटल की तरफ, जहां वांग फैमिली की पार्टी चल रही थी। और तभी वांग जीचियांग घबराया हुआ अपनी मॉम को बताता है, मॉम, जो प्रोफेशनल गूंज मैंने हायर किए थे वो ये चन के हाथों क्रिपल हो गए हैं। ये सुनकर ओल्ड मैडम वांग शॉक हो जाती हैं और एंगर में पूछती हैं, क्या क्या कोई नहीं है जो इस एनिमल को हैंडल कर सके? उनकी ये बातें सुनकर आसपास खड़े गेस्ट सरप्राइज हो जाते हैं और आपस में विस्पर करने लगते हैं, माय गॉड, मैंने सच में ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्या वो यूजलेस लिव इन सन इन लॉ एक मार्शल आर्टिस्ट हो सकता है? तभी पास खड़ा एक ओल्ड मैन कहता है, ओल्ड मैडम, मिस्टर माकुन जो यूनजाओ में 1-to-1 डिलीवरी के जनरल एजेंट है, वो बर्थडे की विश देने आए हैं। ये नाम सुनते ही जीचियांग अपनी मॉम से कहता है, क्या ये येचन का बॉस नहीं है? मॉम, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। अगली सीन में हम देखते हैं कि टू ऑन डिलीवरी के जनरल एजेंट मा कुन हाथ में एक महंगी वाइन बॉटल लिए अंदर एंटर करते हैं। वो बड़े अदब के साथ आगे बढ़ते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, ओल्ड मैडम वोंग, मैंने सुना है आपको ड्रिंक करना पसंद है। ये लीजिए 90 रोमनी कोंटी की एक बॉटल स्पेशली आपके लिए। हैप्पी बर्थडे और दुआ करता हूं आप लंबी और हेल्दी जिंदगी जिएं। इसके बाद ओल्ड मैडम वैंग गिफ्ट तो एक्सेप्ट कर लेती हैं, लेकिन उनका चेहरा उतरा हुआ होता है। वो धीमी आवाज में कहती हैं, शुक्रिया प्रेसिडेंट माँ। उनका मूड देखकर माकुन थोड़ा कंसर्न्ड हो जाता है और पूछता है, ओल्ड मैडम वैंग, क्या बात है, आप थोड़ी अपसेट लग रही हैं। तभी ओल्ड मैडम गहरी सांस लेते हुए जवाब देती हैं, बॉस माँ, मुझे आप पर हंसने का डर नहीं, लेकिन हमारी वैंग फैमिली इस वक्त एक सीरियस फैमिली ट्रबल से गुजर रही है। उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हुए जी चैंग बीच में बोल पड़ता है, क्या आपको ये चैन याद है, मेरे छोटे भाई के फैमिली का वो घर जमाई? ये सुनकर माकुन थोड़ा हैरान हो जाता है और तुरंत पूछता है, आप कह रहे हो कि उस घर जमाई ने सिर्फ चीट ही नहीं किया बल्कि आपके यंग मास्टर को जख्मी भी कर दिया? इसके बाद माकुन मन ही मन सोचता है, उस घर जमाई की इतनी हिम्मत कैसे हुई वैंग फैमिली को प्रवोक करने की। फिर वो अफसोस भरे टोन में कहता है, अफसोस की बात है यूनजो में मेरे ज्यादा कनेक्शंस नहीं है, वरना मैं खुद उस एहसान फरामोश बेकार इंसान को सबक सिखाता। ये सुनते ही जी चैंग जल्दी से कहता है, नहीं नहीं बॉस माँ, आप बहुत हम्बल हैं, आप इस मामले में एक्चुअली मदद कर सकते हैं। फिर वो थोड़ा आगे झुककर कहता है, वो कमीना आपका एम्प्लॉई है, टू ऑन डिलीवरी में काम करता है। ये सुनकर माकुन पूरी तरह शॉक हो जाता है, क्या ये चेन टू ऑन डिलीवरी का एम्प्लॉई है? सच्चाई कंफर्म होते ही उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल आ जाती है और वो कहता है, प्रेसिडेंट वैंग, ये मामला अब मुझ पर छोड़ दीजिए। इसके बाद माकुन तुरंत अपना फोन निकालता है और कॉल लगाता है, हेलो लिटिल चाय, चेक करो ये चेन की एम्प्लॉय आईडी और उसकी करंट लोकेशन। फिर शातिर मुस्कान के साथ ऑर्डर देता है, गुड, उसे तुरंत एक ऑर्डर असाइन करो, लोकेशन वानहाउ ग्रैंड होटल। 15 मिनट बाद हम ये चन को होटल के बाहर पहुंचते हुए देखते हैं। वो फोन पर कहता है, मिस्टर मा, आपका फूड डिलीवरी आ चुका है, मैं वानहाउ होटल के एंट्रेंस पर हूं। दूसरी तरफ से माकुन ठंडे टोन में कहता है, अंदर लेकर आओ। ये चन होटल को देखकर थोड़ा सस्पिशियस हो जाता है और मन ही मन सोचता है, वानहाउ ग्रैंड होटल युनजो का बेस्ट बर्थडे बैंक्वेट होटल है, वांग जिया याओ की पूरी फैमिली यहीं होगी। फिर वो फोन पर पोलाइटली कहता है, होटल पॉलिसी के अकॉर्डिंग डिलीवरी ड्राइवर्स को अंदर अलाउ नहीं होता, प्लीज आप बाहर आकर ले लीजिए। इधर अंदर खड़ा माकुन जो ओल्ड मैडम के साथ होता है, फोन पर कहता है, ठीक है, एंट्रेंस पर वेट करो, और फोन काट देता है। तभी बाहर खड़ा येचन अचानक कई फुटस्टेप्स की आवाज सुनता है और समझ जाता है, डैम इट, ये एक ट्रैप है। और तभी माकुन ओल्ड मैडम वैंग और पूरी वैंग फैमिली के साथ बाहर आता है और रिस्पेक्टफुली ओल्ड मैडम को रास्ता दिखाते हुए कहता है, ओल्ड मैडम वैंग इस तरफ। फिर माकुन सीधा ये चन के सामने आकर अकड़ के साथ ऑर्डर देता है, अपनी यूनिफॉर्म और वर्क बैच उतारो अभी के अभी। कंफ्यूज्ड ये चन पूछता है, तुम्हारा क्या मतलब है? उसके कंफ्यूजन का मजाक उड़ाते हुए शाओजी जोर से हंसता है और कहता है, इडियट, क्या तुम जानते हो ये कौन है? ये तुम्हारे टॉप बॉस हैं, माकुन, टू ऑन डिलीवरी के जनरल एजेंट। तभी माकुन धमकी भरे टोन में कहता है, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो मैं मैनेजर कई से कॉल करवा देता हूँ। इसी वक्त येचन का फोन बजता है और कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से मैनेजर चिल्लाता है, येचन, तुमने प्रेसिडेंट मा को कैसे ऑफेंड कर दिया? तुम ऑलरेडी फायर हो चुके हो। मैनेजर की बात सुनकर येचन का गुस्सा और डिसअपॉइंटमेंट दोनों साथ फूट पड़ते हैं और वो मन ही मन सोचता है, मैं अपना डिलीवरी करियर पीसफुली खत्म करना चाहता था, लेकिन इस बास्टर्ड ने सब बर्बाद कर दिया। तभी माकुन चीखता है, जल्दी करो, कपड़े उतारो, तुम फायर्ड हो, और प्रेशर बनाते हुए जोर से बोलता है, स्ट्रिप, सब उतार दो। गुस्से में येचन अपनी जैकेट उतार देता है। ये देखकर शाओजी ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए जोर जोर से हंसता है और कहता है, हा हा हा, बिल्कुल कुत्ते जैसा लग रहा है। उसके बाद जिचियांग भी आगे आता है और ताना मारता है, बेकार चीज, अब कहाँ गई तुम्हारी एरोगेंस? मेरे बेटे को मारने की हिम्मत की थी ना? येचन उन सबको इग्नोर करते हुए कामली कहता है, बॉस माँ, सुना है इस साल आपका तुआन डिलीवरी के साथ एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है।
ये सुनकर माकुन शौक और गुस्से दोनों में आ जाता है। मन ही मन सोचता है इसे कैसे पता, लेकिन ऊपर से एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है इससे तुम्हारा क्या लेना देना। और फिर ये चेन डिक्लेयर करता है रिन्यूअल डिस्कस करने के लिए कैपिटल जाने की जरूरत नहीं है, तुम अब एजेंट नहीं रहोगे। ये सुनते ही माकुन भड़क उठता है और चिल्लाकर कहता है तुम समझते क्या हो खुद को? तुम कहते हो मैं एजेंट नहीं बन सकता तो मैं एजेंट नहीं बन सकता। क्या तुम जानते हो तुआन तुआन डिलीवरी के सीईओ के साथ मेरे रिलेशंस कितने टाइट हैं? तभी वहां बैठी ओल्ड मैडम वैंग बीच में इंटरफेयर देती हैं और एंगर से चीखती हैं ये चैन एनिमल नीज पर बैठो। वो सबके सामने अनाउंस करती हैं आज सभी गेस्ट्स के सामने मैं तुम पर फैमिली जस्टिस एग्जीक्यूट करूंगी। पहले तुमने चीट किया और जिया याओ के साथ गलत किया, फिर तुमने मेरे ग्रैंडसन को मारा। लेकिन ये चैन उनकी बात मानने से साफ इनकार कर देता है और पलटकर जवाब देता है ओल्ड थिंग ड्रीम्स देखती रहो, मैं क्यों नीज पर बैठूं। ये चैन की बदतमीजी देखकर ओल्ड मैडम उसे पुरानी बात याद दिलाती हैं। 3 इयर्स पहले जब तुमने हमारी वैंग फैमिली में मैरिज की थी, तुमने पर्सनली प्रॉमिस किया था। मैं तुमसे पूछती हूं क्या तुम्हारा वो पुराना प्रॉमिस अभी भी काउंट करता है? एक बार तुमने वैंग फैमिली के लिए कुछ हार्मफुल किया तो तुम मेरी वैंग फैमिली का जस्टिस एक्सेप्ट करोगे। इस पर ये चैन बिना डरे चेस्ट चौड़ा करके कहता है जो मैं ये चैन कहता हूं वो नेचुरली काउंट करता है। उसकी ये बात सुनते ही ओल्ड मैडम तुरंत ऑर्डर देती हैं अच्छा मेरी वैंग फैमिली का जायंट ड्रैगन रूलर लेकर आओ। जिस पर जी चियांग तुरंत कहता है जी। अगले ही पल एक चमचमाता हुआ गोल्ड का ड्रैगन रूलर लाया जाता है। इस स्कैरी वेपन को देखकर बताया जाता है कि इस चीज से फेस पर मार खाने से कम 3 डेज तक पेन होता है। कुछ और हिट्स और फेस सड़ जाएगा। रूल। ओल्ड मैडम एंगर में जी चियांग को ऑर्डर देती हैं मेरे लिए इसे 20 टाइम्स मारो। और जी चियांग रूलर हाथ में लेते हुए कहता है जी। तभी जिया याओ के डैड वैंग जीवान आगे आते हैं और कहते हैं मॉम ये मेरी गलती थी कि मैं अपने सन इन लॉ को ढंग से डिसिप्लिन नहीं कर पाया, मुझे पर्सनली इसे लेसन सिखाने दीजिए। लेकिन उसी वक्त जिया याओ आती है और अपने डैड के हाथ से वो रूलर छीन लेती है और कहती है मुझे करने दीजिए, वो मेरा हस्बैंड है, मुझे उसे मारने दीजिए।